हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज बेटा आप लोगों के सामने में नीट 2022 कल एग्ज़ाम था और इसका केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। पेपर आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी मॉडरेट पेपर था, इतना ज़्यादा कोई टफ इसमें क्वेश्चन नहीं थे, सीधे सीधे क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए थे, है ना। तो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो है ये है, आपको दो हाफ सेल रिएक्शंस गिवन है ना, और इन हाफ सेल रिएक्शंस में एक तो परमैंगनेट आयंस का आपको एसआरपी दिया हुआ है। परमैंगनेट आयन का एसआरपी आपको दिया हुआ है जहाँ पर MnO4 माइनस जो है ये रिड्यूस होकर के कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में, और इसका जो आपका एसआरपी आपको गिवन है वो एसआरपी गिवन है -1.510 वोल्ट। एंड सेकंड जो आपको गिवन है वो ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। ये आपको कितना गिवन है बेटा, O2 कन्वर्ट्स इनटू H2O, और इसका जो आपका E0 गिवन है वो आपको गिवन है +1.223 वोल्ट। और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या MnO4 O2 लिबरेट करेगा। MnO4 O2 लिबरेट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूछ रहा है कि क्या O2 हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका मतलब हमें O2 का ऑक्सीडेशन कराना है। ये आपको एसआरपी की वैल्यू गिवन है ना, आपको ऑक्सीडेशन कराना है, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस में आ जाएगी, -1.223 वोल्ट, है ना, क्योंकि हम जस्ट अपोज कर रहे हैं, हमें ऑक्सीजन को प्रोडक्ट बनाना है, जबकि यहाँ पर हमें ऑक्सीजन रिएक्टेंट गिवन है। तो आप क्या करेंगे, E0 सेल निकालना आपको आता है। E0 सेल कैसे निकालते हैं, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। E0 ऑफ कैथोड इन दोनों में से कौन होगा बेटा, देखो इसका -1.5 है, इसका -1.2 है। आप जानते हैं कि जिसका E0 लेस नेगेटिव है वो कैथोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1.2 -1.5 मैंने इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले ली है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा 1.5 -1.2 यानी कि 0.3 आएगा प्लस में। तो प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्शन है ये पॉसिबल है, यानी MnO4 O2 लिबरेट कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसका नोट पॉजिटिव है। तो जो आपको जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, E0 सेल इज +0.287 एंड यस, इसका ये रिएक्शन जो है पॉसिबल है। MnO2 जो है ये MnO4 माइनस ये O2 लिबरेट कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखें। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको निकालना है। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर 4 अगर देखें, इसमें लिखा हुआ है कि KO2 का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है पोटेशियम का। KO2 में KO2 क्या होता है बेटा, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, और पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते हैं कि कभी भी चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पर O2 का माइनस होगा और K का प्लस होगा, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इज KO2 इज +4, ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पता करना है कौन सा होगा। तो आपको पहला बोला कि 3D ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम होती है, बिल्कुल सेम होती है फ्री स्टेट के अंदर। DXY YZ ZX के जो शेप होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ऑल द 5D ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर टू द रिस्पेक्टिव 4D ऑर्बिटल्स। ये थोड़ा गलत है, इनके जो साइजेस हैं नियरली सिमिलर होते हैं, ठीक है। और 4D और 3D ऑर्बिटल्स के शेप सेम होते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका वो यहाँ पर गलत है। उसके बाद है गैडोलिनियम हैज़ अ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ। गैडोलिनियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका F में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आप इसके +3 स्टेट की, मतलब ये थर्ड आयनाइजेशन स्टेट की बात कर रहा है, तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। यह स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्यों है, क्योंकि हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड वाला स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि उसमें ट्रांजिशन एंथैल्पी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, एक्सचेंज एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है हाई एक्सचेंज एंथैल्पी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है द IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119। एटॉमिक नंबर 119 बहुत सिंपल सा है, अनअनियम। ऑप्शन नंबर 3 अनअनियम, है ना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखें मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो यहाँ पर आप सिंपल सा देखें कि फर्स्ट आपको मैग्नीशियम हाइड्राइड गिवन है। मैग्नीशियम हाइड्राइड जो होता है वो आयनिक होता है नेचर के अंदर, है ना। सेकंड आप देखें HF को देख लें। HF जो होता है आपका GH4, सेकंड GH4 गिवन है, सॉरी GH4 जो ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है
है ना, F4 क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है। तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन में यहाँ पर आपको MgH2 आयनिक यानी कि A का 4 एंड B का 2, A का 4 B का 2 कौन से ऑप्शन में है, ये आपके ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट आप देखें, आपको एक रिएक्शन गिवन है RMgX प्लस CO2, है ना, ड्राई ईथर से रिएक्शन करा रहे हैं। RMgX प्लस CO2, इसका ड्राई ईथर से रिएक्शन करा रहे हैं, RMgX प्लस CO2, ठीक है। आप रिएक्शन कराएंगे तो ड्राई ईथर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कैसे होती है बेटा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पे O Mg और यहाँ पे R। नेक्स्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलाइसिस कराया है, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या बनेगा आपका RCOOH बनेगा। तो ये क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कि इसमें जो B है वो क्या है, B ये है, B क्या है बेटा, RCOO माइनस Mg प्लस, RCOO माइनस Mg प्लस, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, RCOO माइनस Mg प्लस, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चले, मैच करना है आपको, एंटासिड कौन है इनमें से, और एंटी हिस्टामिन कौन है, एनाल्जेसिक कौन है, एंटी माइक्रोबियल कौन है। तो आप किसी भी एक को पकड़ लो, है ना, जैसे आपका एंटासिड इनमें से कौन है, तो एंटासिड आपका सिमेटिडीन है, ठीक है। तो A का 3 आपको कहाँ दिख रहा है, 2 ऑप्शन में दिख रहा है। उसके बाद एनाल्जेसिक आपके सॉरी एंटी हिस्टामिन्स आपके कौन है, एंटी हिस्टामिन्स जो है आपका सेल्डेन है, यानी कि B का 4, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डाइबोरेन, डाइबोरेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो डाइबोरेन की अगर आप बात करें, डाइबोरेन क्या होता है बेटा, डाइबोरेन होता है B2H6, डाइबोरेन क्या होता है B2H6। तो B2H6 को अगर आप देखें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये बनाना बॉन्डिंग इसके अंदर होती है B2H6, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एक बोरोन को देखें तो एक बोरोन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3, इसका भी क्या होगा sp3, यानी कि बोथ द बोरोन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दे रखा है सेकंड वाला कि बोथ द बोरोन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत आंसर है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स इज, एंजाइम्स क्या होते हैं, सबको पता है एंजाइम जो होते हैं वो हायर मॉलिकुलर वेट वाले प्रोटीन्स होते हैं, है ना, पॉलीमर्स ऑफ प्रोटीन। जबकि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑप्शन में एंजाइम्स आर पॉलीसैकेराइड्स, तो ये बिल्कुल गलत है, एंजाइम पॉलीसैकेराइड नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है असर्शन इन रीजन, देखिए असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन इस बार काफ़ी दिए हैं। फर्स्ट असर्शन आपको दिया हुआ कि इन अ पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट एंड आयनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इवन इफ फ्यू ऑफ इट्स कैटायंस आर मिसिंग फ्रॉम इन यूनिट सेल। बहुत सिंपल सी बात है कि पॉइंट डिफेक्ट जो होता है, पॉइंट डिफेक्ट ये आपका शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट है ना, इसमें एक आयनिक सॉलिड जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना, इवन इफ फ्यू ऑफ इट्स कैटायंस आर मिसिंग फ्रॉम इट्स यूनिट सेल, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। सेकंड ये बोल रहा है बिल्कुल करेक्ट असर्शन है। इसका रीजन बोल रहा है कि इन एन आयनिक सॉलिड फ्रैंकल डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ कैटायंस फ्रॉम इट्स लैटिस साइट टू इंटरस्टिशियल साइट मेंटेनिंग ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। की भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो कैसे मेंटेन हो रही है कि कैटायन अपनी जगह छोड़ करके इंटरस्टिशियल स्पीसीज में चला गया है। तो असर्शन और रीजन जो है दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व्स रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क डन। मैक्सिमम वर्क डन कहाँ पर है, मैक्सिमम वर्क डन में आपको एक 4 ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ ये वाला है, सेकंड ग्राफ ये है, थर्ड ग्राफ आपको ये दिया हुआ है साइक्लिक प्रोसेस का, एंड फोर्थ ग्राफ जो आपको गिवन है वो ये गिवन है। तो आप देखिए कि मैक्सिमम वर्क कहाँ पर होगा, जहाँ पर मैक्सिमम एरिया कवर्ड होगा, ठीक है। ये एक आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का ग्राफ है, और आपको पता होगा कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ये थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन जो होता है वहाँ पर वर्क डन सबसे मैक्सिमम होता है, तो यह वाला जो ग्राफ है बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट आपके पास है प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस रिएक्ट्स विद HNO टू गिव अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट, बिल्कुल सही है। यहाँ पर स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं, तो इसमें बोला है कि अगर आप रिएक्शन कराएं एलिफेटिक अमाइंस की RNH2 की, तो ये HNO2 से रिएक्शन करता है, और HNO2 से रिएक्शन करके ये एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट बनाता है।
जो कि हाईली अनस्टेबल है। बिल्कुल सही बात है, हाईली अनस्टेबल है। क्यों हाईली अनस्टेबल है? बिकॉज N2+ इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। यहाँ से जो है आपका नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी बाहर। इसका ये स्टेटमेंट 2 दे रहा है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस रिएक्ट्स विद HNO2 टू फॉर्म डायजोनियम सॉल्ट विच आर स्टेबल इवन अबाउट 300 केल्विन। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस को अगर हम देखें तो आपने पढ़ा है कि ये नाइट्रेशन मिक्सचर से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? ये डायजोनियम सॉल्ट्स बनाते हैं। और एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं, है ना। तो इसका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट आपके पास IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। आपको कंपाउंड गिवन है AgH2O का होल ट्वाइस, देन AgCN का होल ट्वाइस। इसका आपको IUPAC नेम लिखना है। दिस इज डाई एक्वा सिल्वर, दिस इज डाई साइनिडो अर्जेंटेट। अर्जेंटेट क्यों? बिकॉज इट इज कैटाइन एंड इट इज एनाइन। डाइसाइनिडो अर्जेंटेट। ऑक्सीडेशन नंबर आप देखेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन नंबर इसका, ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो डाई एक्वा सिल्वर एंड डाई एक्वा अर्जेंटेट, ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑप्शन नंबर 1 नहीं, डाई एक्वा सिल्वर 1, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद विच कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। ये आपका 11th क्लास की GOC में से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन जो है एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक होने के लिए अगर आप कंडीशंस देखें तो एरोमेटिक होने के लिए कंडीशंस क्या क्या थी बेटा? कि एरोमेटिक होने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स हम लोग देखते हैं, कॉन्जुगेट सिस्टम हम लोग देखते हैं। कॉन्जुगेट सिस्टम में एक बात ध्यान रखी जाती है कि वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कोई नहीं आना चाहिए। अगर आप इसमें ऑप्शन नंबर 2 देखें, यहाँ पर आप देखें एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, फिर यहाँ पे गैप है, फिर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन कैसा है बेटा? ये वाला कार्बन में कॉन्जुगेट सिस्टम खत्म हो गया, यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर इसकी, ये एरोमेटिक नहीं है, इट इज़ नॉन एरोमेटिक, ठीक। नेक्स्ट आप देखें गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट आपको देखे हैं। ये आपका जो है हार्डी सुलजेलो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सरफेस केमिस्ट्री, उसका क्वेश्चन है। इन द कोगुलेशन ऑफ अ नेगेटिव सेल द फ्लोकुलेटिंग पावर ऑफ द 3 गिवन आयंस इन द ऑर्डर Al+3 आपको गिवन है, Ba+2 आपको गिवन है, एंड साथ में आपको गिवन है Na+। तो ये बिल्कुल सही ऑर्डर है, क्योंकि आपने पढ़ा था हार्डी सुलजे लॉ में कि जितना ज़्यादा कैटायन पे चार्ज होता है उतना ही ज़्यादा उसकी फ्लोकुलेशन पावर होती है। तो इट इज़ बिल्कुल करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड आपको गिवन है फ्लोकुलेटिंग पावर ऑफ NaCl, Na2SO4, Na3PO4, ये आपको ऑर्डर गिवन है। तो एनायन जो होता है उनमें भी ये ऑर्डर होता है बेटा कि जितना ज़्यादा उन पे चार्ज होगा उतना ज़्यादा उनकी फ्लोकुलेशन पावर होगी। Cl का -1 चार्ज होता है, इसका -2 होता है, इसका -3 होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि इसका सबसे ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, मैच द फॉलोइंग है। उसके बाद इसमें आपको लिथियम दे रखा है, तो लिथियम का कूलेंट में यूज़ किया, लिथियम जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में यूज़ होता है। सोडियम जो है ये कूलेंट होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स के अंदर। KOH इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में काम आता है, सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में काम आता है, KOH एब्जॉर्बेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड काम आता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। लिथियम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में काम आता है, लिथियम आयन बैटरीज आप लोग जानते हैं मोबाइल्स के अंदर काम आती हैं, है ना, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में काम आता है। सोडियम जो है आपका ये कूलेंट की फॉर्म में काम आता है। KOH जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड एस्टिमेशन में काम आता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। और सीजियम जो है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे लो होती है, इसलिए ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर काम आता है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर काम आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ आपका कि आप देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका मैच कर रहा है वो है Li का A2, हाँ A2 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। उसके बाद गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स
एंड असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें पहला असर्शन ये दे रहा है कि ICL इज मोर रिएक्टिव देन I2। बिल्कुल सही बात है, ICL ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि ICL जो है इट इज़ एन इंटर हैलोजन कंपाउंड, और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में रिपल्शन ज़्यादा होते हैं तो ICL बहुत जल्दी डिसोशिएट हो जाता है, इसकी बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी कम होती है। I2 से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, बिल्कुल सही बात है। इसका रीज़न ये दे रहा है कि ICL बॉन्ड इज वीकर देन II बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है, दोनों चीज़ें सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। उसके बाद है अमंग द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। सिंपल सी बात है, आप रिपल्शन देख लें, सबसे ज़्यादा लोन पेयर जिसमें होंगे उसमें सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा। अगर आप XeF2 को देखें तो XeF2 में आपके पास जेनॉन नोबल गैस है, नोबल गैस के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 में से 2 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 3 लोन पेयर इसके पास आ रहे हैं। 3 लोन पेयर आ रहे हैं, इसका मतलब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं, इसमें लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप। बहुत सही बात लिखी है ना। ये जो आपका स्टेटमेंट 1 है ये बिल्कुल करेक्ट है। ये बोल रहा है कि फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होता है, फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होता है नाइट्रो, मोनो सब्सटीट्यूटेड नाइट्रो फिनॉल्स, है ना। कहीं पर भी आप लगा दें, यहाँ पर लगा दें इसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। स्टेटमेंट 2 ये बोल रहा है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ। ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को ही कंपेयर कर लें तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण दिस हाइड्रोजन इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका स्टेटमेंट 2 है ये इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। उसके बाद विच इज नॉट करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आपने पढ़ा होगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ने क्या कहा था। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ने कहा था कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है मिक्सचर के अंदर, है ना, व्हेन 2 और मोर नॉन रिएक्टिव गैसेज आर फिल्ड इन अ कंटेनर, 11th क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर आपने पढ़ा था, तो वहाँ पर किसी एक गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर 1 जो कह रहा है वो कह रहा है PI इक्वल्स टू XIP, ठीक है, जहाँ पर PI पार्शियल प्रेशर है, XI मोल फ्रैक्शन है, बिल्कुल सही गैस ऑप्शन है। सेकंड आपको बोल रहा है PI इक्वल्स टू XI PI नॉट, PI इक्वल्स टू XI PI नॉट। ये PI नॉट जो है यहाँ पे वो प्योर स्टेट में प्रेशर है, तो प्योर स्टेट के इक्वल नहीं होता है, ये टोटल प्रेशर के इक्वल होता है। तो ये जो ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। बाकी टोटल सम उनका इक्वल आएगा और P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 होता है, ये भी बिल्कुल सही है। P1 प्लस P2 प्लस P3 होता है। थर्ड वाला ऐसे का फॉर्म है PV इक्वल्स टू NRT, तो उसी से निकला है P इक्वल्स टू N/V RT, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है PI नॉट वाला, ये वाला इसमें गलत ऑप्शन है। उसके बाद द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स इंक्रीजेज इन द ऑर्डर, ठीक है। आपको ऑर्डर दिया हुआ है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। अब हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 में आप लोगों को वैसे तो ये जो इसमें बात दी है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन मोलर मास, है ना, इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन मोलर मास। तो इंक्रीज होगा मोलर मास में इंक्रीज के साथ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर ग्रुप नंबर 16 के अंदर, है ना, वाटर का जो है ये सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एसोसिएशन होता है ना। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, है ना। और यहाँ पर इसने बोला कि सबसे कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका स्टेटमेंट 1 है ये बिल्कुल गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है, ठीक है। उसके बाद इन मोलल सॉल्यूशन 1 मोलल सॉल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ अ सॉल्यूट देयर इज, आपको 1 मोलल सॉल्यूशन मतलब मोलैलिटी आपको गिवन है 1, ठीक है, दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ अ सॉल्यूट, 1 मोलल मोलैलिटी आपको गिवन है 1, ठीक है, 0.5 मोल्स आपको गिवन है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन नहीं है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन नहीं है। लेकिन आपके ऑप्शंस में सारे के सारे ग्राम्स में है, तो इनटू आपको क्या करना पड़ेगा 1000,
ठीक है। x आपको निकालना है तो x क्या निकल जाएगा बेटा आपके पास, ये 0.5 है, ये 1000 है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 500 ग्राम आपका आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसके अंदर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपका पी ब्लॉक 11th क्लास वाला जो पोर्शन था उसका क्वेश्चन है। इसमें एक ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चुना है ना, इस बात का ध्यान रखें कि डायमंड इन sp3, डायमंड इज sp3 हैबिटाइज एंड ग्रेफाइट इज sp2 हैबिटाइज, बिल्कुल सही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डायमंड ग्रेफाइट ड्राई लुब्रिकेंट यूज होते हैं, गलत है, केवल ग्रेफाइट यूज होता है। डायमंड ग्रेफाइट दोनों की 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल गलत है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। डायमंड इज कोवलेंट एंड ग्रेफाइट इज आयनिंग, बिल्कुल गलत बात है, दोनों डायरेक्शनल कोवलेंट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 ml HCl अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये आपका स्टेशोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है क्लास 11th है ना, क्लास 11th का ये क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है CaCO3 प्लस 2HCl गिव्स राइज टू CaCl2 प्लस CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 50 ml ऑफ 0.5 m HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना आपको 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का रिक्वायरमेंट होगा। तो आप देखिए कि इक्वेशन क्या कह रही है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम आपको रिक्वायर्ड होता है ना, किसके लिए, यहाँ पर आप देखें तो 35.5 एंड 1 36.5 और इसका डबल अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 73 ग्राम है ना। 73 ग्राम HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए 100 ग्राम आपको कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है 100% प्योर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई 50 ml और 0.5 m HCl, तो इसका नंबर अमाउंट निकाल लें पहले। इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, इसमें 2 मोल्स हैं है ना, ये 2 मोल्स हैं। 2 मोल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका 100 ग्राम चाहिए, वो भी प्योर। आपसे क्या पूछा है, 0.5 m, 0.5 m, ठीक है। तो 0.5 m आपको गिवन है और इसका वॉल्यूम आपको गिवन है 50 ml। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता नहीं है, इसका वॉल्यूम दिया 50 ml इंटू आप कर देंगे 1000 क्योंकि मिलीलीटर्स में गिवन है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका n इक्वल्स टू 50 इंटू 0.5 अपॉन 1000, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से 0 लगाएंगे तो 1 हो गया 25 अपॉन 10⁻3, तो 25 इंटू 10⁻³ ठीक है, सही किया है। 0.5 आपको मोलरिटी गिवन है, n अपॉन 50 ml गिवन है, ठीक है। n आपको निकालना है 50 इंटू 0.5 अपॉन 1000, ठीक है। तो 25 इंटू 10⁻³ मोल्स आपके पास आ रहे हैं, 25 इंटू 10⁻³ मोल्स। तो आप देख लें कि 2 मोल्स के लिए 100 ग्राम चाहिए, तो 25 इंटू 10⁻³ के लिए कितना चाहिए होगा, x ग्राम चाहिए होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 100 इंटू 25 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 250 25 750 अपॉन 1000, 750 अपॉन 1000 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 0.75 ग्राम, 0.75 ग्राम। कहाँ गया क्वेश्चन, ठीक है। 4 7 28 बच गया 1, सॉरी 4 2 10, 4 2 8 एंड 4 5 0.725 ग्राम। तो 0.725 ग्राम तो आपको चाहिए 100% प्योर में, लेकिन इसने बोला कि 95% प्योर है ना। तो परसेंटेज प्योरिटी आप इसकी निकालेंगे तो इसका आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 1.32 ग्राम, 1.32 ग्राम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए इनमें से कौन सा मेथड बिल्कुल सही है। तो क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए सबसे अच्छा मेथड क्या होता है बेटा, कि आपको
बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लाना है, तो बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है FeCl3 के प्रेजेंस में, जहाँ पर Cl2 Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोशिएट होता है। 11th क्लास का क्वेश्चन है, 12th में भी हेलोल्केन्स का पार्ट है। तो Cl प्लस यहाँ पे बहुत इजीली आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। मतलब कि आपका FeCl3 वाला जो ऑप्शन है एनहाइड्रस FeCl3 ऑप्शन नंबर 3 ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद द pH ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ईच ऑफ 0.10 m सोडियम एसीटेट एंड 0.01 m एसिटिक एसिड इज। ये है आपका इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम में आपको क्या क्या गिवन है, देखें आपको गिवन है pH ही पूछ रहा है 50 ml ईच ऑफ 0.10 m सोडियम एसीटेट, 0.10 m सोडियम एसीटेट एंड 0.01 m एसिटिक एसिड। तो ये एक वीक एसिड है और ये वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। तो ये बफर सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन है। और बफर सॉल्यूशन का पीएच निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, बफर सॉल्यूशन का पीएच निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, पीएच इक्वल्स टू pKa, ये आपको गिवन है, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, pK आपको कितना गिवन है, pK आपको गिवन है 4.57 प्लस लॉग सॉल्ट का आपको दिया हुआ है कंसंट्रेशन 0.10 और इसका आपको कंसंट्रेशन गिवन है 0.01, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट क्या लॉग 10 बच जाएगा। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 4.57 प्लस 1 यानी कि 5.57 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। उसके बाद अमंग द फॉलोइंग विच वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ भी आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता लगाना है। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगर आप पता लगा रहे हैं तो इसमें पहला ये दे रहा है आपको कि H2 प्लस हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन। H2 प्लस की अगर हम बात करें तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड पूछा है O2 प्लस इज डायमैग्नेटिक। O2 प्लस की अगर आप बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, O2 का मतलब 16 में पॉजिटिव चार्ज देखा, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ये डायमैग्नेटिक हो ही नहीं सकता, ये पैरामैग्नेटिक होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद है विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमर्स इज नॉट करेक्ट। पॉलीमर्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है। फर्स्ट आपके पास है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग, सही है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर रीयूजेबल, ये बिल्कुल गलत है ना। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपके जैसे बेकेलाइट है ना, आपने स्विच देखे होंगे, स्विच बॉक्स हो गए, आपके टीवी के कैबिनेट हो गए, कंप्यूटर के कैबिनेट हो गए, ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। एक बार अगर ये यूज़ में आ गए तो उसके बाद इनको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इनको दोबारा मोल्ड नहीं किया जा सकता, किसी और फॉर्म में नहीं डाला जा सकता। इसका मतलब कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रीयूजेबल जो इन्होंने लिखा है बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। उसके बाद है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। मैच करना है आपको। साइनोहाइड्रीन कौन बनाता है, साइनोहाइड्रीन कौन बनाता है, एल्डिहाइड कीटोन में आपने पढ़ा हुआ है, HCN बनाता है, ठीक है। एसिटल कौन बनाता है, एसिटल भी आपने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा हुआ है, ये अल्कोहल बनाता है, ठीक है। शिप बेस कौन बनाता है, शिप बेस अमाइंस बनाते हैं, कौन बनाते हैं, अमाइंस बनाते हैं। एंड ऑक्साइन कौन बनाते हैं, ऑक्साइन हाइड्रोक्साइल अमाइन बनाते हैं, ऑक्साइंस को बनाते हैं हाइड्रोक्साइल अमाइन। तो आप देख लें कहाँ पर ये मैच हो रहा है। यहाँ पर मेरे सामने जो क्वेश्चन है इसमें ए का आपका साइनोहाइड्रीन का 4, ए का 4, ए की ऑप्शन है सेकंड वाला, ए का 4 में, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 81, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। यहाँ पर भी आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, क्या दोनों स्टेटमेंट गलत है, या एक गलत है एक सही है, या लास्ट वाला गलत है पहला वाला सही है, ठीक है। तो देखें क्या आपको बोला है कि द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस बिकॉज ऑफ वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ड्यू टू डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। बिल्कुल सही बात है। एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं इनके अंदर वीक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 आपको बोला है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लोअर देन अल्कोहल्स। बिल्कुल सही है। सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन है उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, यानी इसमें दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं।
उसके बाद है आपको एक ग्राफ गिवन है, ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। ये ग्राफ आपको गिवन है किस किस के बीच में, ये आपको पता लगाना है ना। तो ग्राफ आपको गिवन है किस किस के बीच में बेटा, ये ग्राफ है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है y, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है x। अब ये पूछ रहा है कि x और y क्या क्या है। तो फर्स्ट ये बोल रहा है कि ये जीरो ऑर्डर के लिए या फर्स्ट ऑर्डर दोनों के लिए हो सकता है, जहाँ पर y रेट है और x कंसंट्रेशन है, y रेट है और x कंसंट्रेशन है ना। तो y रेट और x कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन जो होती है वो किसी भी रिएक्शन की जो है कांस्टेंट नहीं होती है, कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है। जीरो ऑर्डर के लिए दिया हुआ है y रेट है और x कंसंट्रेशन है, y रेट है और x कंसंट्रेशन है, x कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ा दो रेट कांस्टेंट रहेगा, कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ा दो रेट कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल सही है। आगे इसने बोला कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी अगर अप्लाई कर दें तो y रेट है और x t हाफ है, y रेट है और t x, ये x जो है वो t हाफ है। तो अगर आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला देखें तो t हाफ का फॉर्मूला क्या होता है 0.693 अपॉन k। तो 0.693 अपॉन k होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेट है किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, है ना, वो t हाफ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, t हाफ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे k कम होता जाएगा, वैसे वैसे k कम होता जाएगा। और अगर k कम हो रहा है मतलब k चेंज हो रहा है तो रेट भी चेंज होगी, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड देखिए आप, जीरो ऑर्डर के लिए y कंसंट्रेशन है और x टाइम है। जीरो ऑर्डर के लिए कि ये बोल रहा है कि y जो है वो कंसंट्रेशन है और ये टाइम है। तो कंसंट्रेशन तो चेंज होती नहीं है, कांस्टेंट होती नहीं है, कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है। लास्ट वाला आप देखें कि जीरो ऑर्डर के लिए y कंसंट्रेशन है और x टाइम है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए y रेट कांस्टेंट है और x कंसंट्रेशन है। एक मिनट इसमें, जीरो ऑर्डर के लिए y कंसंट्रेशन है, x टाइम है, ठीक है, y कंसंट्रेशन और x टाइम है और y रेट कांस्टेंट और x कंसंट्रेशन है जीरो ऑर्डर के लिए। यहाँ पर ये बोल रहा है कि y कंसंट्रेशन है और ये टाइम है। जीरो ऑर्डर की अगर हम बात करें तो जीरो ऑर्डर क्या होता है, जीरो ऑर्डर के लिए होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन dr/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 0, है ना, यानी ये 1 होता है, ठीक है। और हमारे पास होता है dr/dt, dr इक्वल्स टू kdt, या फिर हम बोलें dr/dt का जो ग्राफ है ये कांस्टेंट आता है। तो रेट और टाइम का ग्राफ कांस्टेंट आता है, तो रेट और टाइम का ग्राफ जो है कांस्टेंट है किसके लिए, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम का ग्राफ कांस्टेंट है जीरो ऑर्डर के लिए, बिल्कुल सही है। y रेट कांस्टेंट एंड x कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए, y को अगर क्या मान लें रेट कांस्टेंट k और इसको क्या मान लें कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन कितनी भी कर लो k कांस्टेंट होता है, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है कि जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन टाइम होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन का ग्राफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग किरैलिटीज। किरैलिटी के लिए कौन सा है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि इनैंशियोमर्स आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। इनैंशियोमर्स कौन होते हैं, इनैंशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल गलत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है द जेल्डाल मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अगर आपने जेल्डाल मेथड पढ़ा है, ये मेथड कहाँ से है, ये आपका मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स जो आपका GOC है 11th क्लास का, उसका लास्ट पार्ट है। तो ये आपको ध्यान होगा कि जेल्डाल मेथड जो है ना नाइट्रो के लिए यूज़ नहीं होता, डाईएसओ के लिए यूज़ नहीं होता और साइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए यूज़ नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी एनिलीन सही है, केवल एनिलीन के लिए यूज़ हो सकता है, इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर एनिलीन, ठीक है। उसके बाद है 298 केल्विन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और क्वेश्चन आ गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और क्वेश्चन है, क्या है, आपको वैल्यूज़ गिवन है Cu+2, Cu का कितना गिवन है प्लस 0.34, आपको गिवन है Zn का Zn2 प्लस Zn, है ना, इसका 0.-76। थर्ड आपको गिवन है Fe+2 का Fe में कन्वर्जन, इसके लिए वैल्यू गिवन है -0.44। एंड फोर्थ आपको गिवन है 0.80 किसके लिए, सिल्वर के लिए, Ag+Ag, है ना, 0.40 के लिए प्लस। अब ये पूछ रहा है कि 0.80 है,
ये पूछ रहा है कि इन 4 रिएक्शन में से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये चारों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रखी है। अगर आपको पता हो तो हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। आपको क्या करना है, जिसका ई नोट सबसे ज़्यादा नेगेटिव वो हाई रिएक्टिव मेटल है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, जिंक, उसके बाद में कौन है, आयरन, उसके बाद में कौन है, कॉपर, उसके बाद में कौन है, सिल्वर। ठीक है, तो सिल्वर लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो सिल्वर इनमें से किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा, क्योंकि इसमें क्या दिया है, कॉपर सल्फेट प्लस 2Ag। तो क्या बनेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये कुछ बनेगा ही नहीं, क्योंकि सिल्वर कैन नॉट डिस्प्लेस कॉपर, क्योंकि कॉपर सिल्वर जो है इसकी रिएक्टिविटी कॉपर से कम है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ ई नॉट। क्वेश्चन नंबर 86, मैच द फॉलोइंग। बहुत आसान है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला सबको पता होता है, कैलामाइन जिंक कार्बोनेट है ना। तो यहाँ पर देख लो, हेमेटाइट का फॉर्मूला जो होगा वो होगा Fe2O3, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला जो होगा वो होगा Fe3O4, है ना। तो A का 3 एंड B का 1, ये आपका 2 ऑप्शन दे रखे हैं। ओके, C है कैलामाइन, कैलामाइन का होता है जिंक कार्बोनेट, कैलामाइन इज ZnCO3, है ना। तो C का 2, फोर्थ वाले में दिख रहा है आपको, फोर्थ ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विद 2 पेंटेनॉन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH फॉलोड बाय हीटिंग। डाइल्यूट NaOH फॉलोड बाय हीटिंग, ये रिएक्शन जो है आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी, जिसका नाम था एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन की अगर हम बात करें तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या पढ़ा था आप लोगों ने, किसका कराना है आपको, 2 पेंटेनॉन एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड 2 पेंटेनॉन CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, अब ये क्रॉस एल्डोल है। कौन सा एल्डोल है, क्रॉस एल्डोल। इसमें 4 प्रोडक्ट बनते हैं, सबको पता है। 4 प्रोडक्ट जो बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं, एक तो आपको पहले इसका सेल्फ एल्डोल कराना है। इसका सेल्फ एल्डोल कैसे कराओगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ से H2 निकालें, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। इसका सेल्फ एल्डोल कराओगे तो कैसे बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O देन CH2 CH3 प्लस यहाँ से आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, यहाँ से H2 निकल जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ से CH2 CH3, यहाँ से C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये तो हो गए 2 सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। फिर क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट हैं। क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट में क्या करना है आपको, 2 क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बनेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O देन CH3, ठीक है, सॉरी हो गया ये। इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ, क्रॉस एल्डोल में इसका एक बार कार्बोनाइल ग्रुप ले लेंगे और एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन ले लेंगे, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, यहाँ से H2 निकल जाएगा बाहर, बाकी जो बचेगा उसको लिख दें, CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब इसका आप कार्बोनाइल ग्रुप ले लो, और इसका अल्फा हाइड्रोजन ले लो, ठीक है, H2O, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, ये 4 प्रोडक्ट बनेंगे। अभी जो 4 प्रोडक्ट हैं इनमें से देख लो कि कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है। आपको देखो, अगर आप देखें 2 CH3 साइड में निकले हुए,
एक ऑप्शन दे रहा है जिसमें 2 CH3 साइड में निकले हुए हैं, फिर C डबल बॉन्ड है, बिल्कुल बन सकता है ये वाला। फिर उसके बाद वापस CH3 है, 2 CH3 साइड में निकले हुए हैं, है ना, फिर डबल बॉन्ड है, फिर CH है, इसके साथ में CH3 नहीं निकल रहा है। डबल बॉन्ड के बाद कहीं CH3 नहीं निकल रहा। आप देखो डबल बॉन्ड के बाद कहीं CH3 नहीं निकल रहा। ये CH3, इसके बाद CH है, इसके बाद CH3 नहीं है, इसके बाद CH3 नहीं है, इसके बाद CH3 नहीं है, इसके बाद भी CH3 नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पर डबल बॉन्ड के जस्ट पास में एक CH3 निकल रहा है, वो ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, बीच में जो दिया हुआ 4th वाला ऑप्शन। उसके बाद इन ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी। वापस स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। आपको पता है ल्यूकास टेस्ट काम में आता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में डिफरेंशिएट करने के लिए। स्टेटमेंट 2 दे रहा है कि प्राइमरी एल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी। है बिल्कुल गलत बात है। टर्शरी एल्कोहल सबसे जल्दी देते हैं। आप लोगों ने ल्यूकास टेस्ट जो अगर पढ़ा है तो आपको उसको अच्छे से पता होगा कि जो टर्शरी एल्कोहल्स होते हैं दे आर मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स ल्यूकास रिएजेंट एंड दे प्रोड्यूस इमीडिएट टर्बिडिटी। तो ऑप्शन इसमें जो है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 89। इफ रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिटल ऑफ हीलियम आयन इज 105.8 pm पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिटल लिथियम आयन। ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में रेडियस पूछ रहा है। ये रेडियस निकालना आपको आता होगा, है ना, 0.059 कहाँ गया। रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिटल ऑफ हीलियम आयन इज 0. हीलियम आयन क्या दे रहा है बोर ऑर्बिटल, ये कितना दे रहा है 105.8, है ना। और लिथियम आयन का ये पूछ रहा है Li+2, ये कितना दे रहा है। अच्छा, पूछ रहा है इसको, तो कुछ भी नहीं है। आर का आप निकाल लें 0.059 n²/z, तो 0. वो तो दोनों में कॉमन रहेगा, तो n²/n1² हो जाएगा हीलियम के लिए, और ये हो जाएगा आपका n2²/z2² हो जाएगा लिथियम के लिए, है ना। ये आपको गिवन है ऑलरेडी 105.8, मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 106 ले लेता हूँ, है ना। इसको कंपेयर कर लो पहले आप, R1/R2 कर लो इसको। R1/R2 किसके इक्वल हो जाएगा, n1²/z1 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका n2² इंटू z2। ठीक है, R1 कितना गिवन है आपको 106, R2 आपको निकालना है। ठीक है, N1 मतलब हीलियम कौन सा बेटा, सेकंड में रहता है इसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अपॉन N1 तो 1 ही आएगा दोनों के लिए। Z कितना दे रखा है आपको, हीलियम का कितना होता है 2 इंटू N2 1 रहेगा। ये कितना आता है आपका लिथियम का 3। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा लगभग 158.7 पिकोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट होगा। उसके बाद 10 लीटर फ्लास्क कंटेनिंग 64 ग्राम ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, अज्यूम O2 इज बिहेविंग आइडियली, द प्रेशर इनसाइड द फ्लास्क इन बार इज। प्रेशर पूछ रहा है, जो गिवन वो लिख लो आप। 10 लीटर बोल रहा है, इसका वॉल्यूम है। 10 लीटर बोल रहा है कि इसका वॉल्यूम है। ठीक है, एंड कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। मास इसका दे रखा इसने 64 ग्राम। टेम्परेचर आपको गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 300 केल्विन। आर आपको गिवन है 0.0831 और आपसे पूछ रहा है कि इसका प्रेशर क्या होगा। तो बड़ा सिंपल है, PV = nRT आप लगा देंगे। P कितना दिया हुआ है आपको, ये आपको निकालना है। V कितना दिया हुआ है 10 लीटर दिया हुआ है। N कितना गिवन है, N कैसे निकालता है, गिवन मास अपन मोलर मास ऑक्सीजन है, इसका गिवन मास 64 है, मोलर मास 32 होता है, इंटू R की वैल्यू है 0.08 और T की वैल्यू है 300। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 का मतलब हो गया, यहाँ से पॉइंट हटाओ, 2 0 लगाओ, 0 से 0 हटाओ, 8 3 24, 22 तो 48, P = 10 = 48 एंड P × 10, P = 28/10 यानी कि 2.8 कोई और चीज़ रहेगी क्या इसमें। PV = nRT।
ये हमने लगा दिया, n हो गया 64/32, r ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 300, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अच्छा ये भी तो था ना, 8 2 16, सॉरी 8 3 24, 24 2 48, 48/10 यानी 4.8 अप्रॉक्सीमेटली। तो ऑप्शन देखो 4.8, 4.9, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है ना, 4.9 जो है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। एक सेल है जिसमें आपको रिएक्शंस दे रखी हैं, Ni+2 Ag+ कन्वर्ट्स इनटू Ni+2 Ag, ठीक है। आप सीधे सीधे Ni+2 का आपको कंसंट्रेशन गिवन है कितना, 0.001, और Ag+ का आपको कंसंट्रेशन है कितना, Ag+ का कंसंट्रेशन कितना है ना, ये भी 0.001 m, ठीक है। अब आपको नस्ट इक्वेशन पता है, E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.059/m log, ऊपर आप एनोड का जो आयन है उसकी कंसंट्रेशन रख दो, नीचे आप कैथोड का जो आयन है उसकी कंसंट्रेशन रख दो, ठीक है। तो E नॉट सेल आपको गिवन है, E नॉट सेल आपको गिवन है 10.5 वोल्ट, ठीक है। E नॉट सेल आपको गिवन है 10.5 वोल्ट माइनस 0.059, इसको मैं 0.06 ले लेता हूँ, अपॉन n, यहाँ पर देखें आप तो Ni+2 है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो सिंपल सी बात है n की वैल्यू 2 आएगी। लॉग एनोड की कंसंट्रेशन आपको कितनी गिवन है, 0.001, अपॉन कैथोड की कंसंट्रेशन कितनी है, देखो यहाँ पे Ag है ना बेटा, इक्वेशन में 2 है ना, तो ये जो है आपका 2 स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, पावर में चला जाएगा, ये कहाँ चल जाएगा, पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 10.5 माइनस 0.06006/2 लॉग, इसको आप लिख सकते हो 10⁻⁻3, इसको आप लिख सकते हो 10⁻⁻6, ठीक है। 10⁻⁻6 जो ऊपर जाएगा तो 10⁻6 बन जाएगा, बचेगा कितना प्लस 10⁻3, तो आ जाएगा बस 10.5 माइनस, इसको काट लो आप 0.003 एंड लॉग, ये कितना हो जाएगा बेटा 3 log 10 इंटू 3, 3 3 जो 9, तो 10.5 माइनस 3 इंटू 0.003 करेंगे तो कितना आएगा, इसको पॉइंट हटा लो, 10⁻3 लिख दो, 9 इंटू 10⁻3 है ना, 10 में से ये गया तो कितना बचेगा 0.5 इंटू 10⁻3, तो 0.5 इंटू 10⁻3, तो ये किसके इक्वल आ रहा है आपका, 10.5 में से आप किसको माइनस कर रहे हैं, 0.9615 इसका आंसर आएगा बेटा। ये थोड़ा सा अपने ये 10.9 इंटू 10⁻3 है ना, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास ये आएगा 10.5 में से आप 0.009 को माइनस कर रहे हैं, तो कितना आंसर आएगा आपका, लगभग ये 10 से थोड़ा कम आएगा, 10 से थोड़ा कम कौन सा आपके पास 0.9615 वोल्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर 92। IUPAC नेम लिखना है, बहुत सिंपल है। अब देखें आपको 1 2 3 4 5 6 कार्बन दिए हुए हैं, CH6 कार्बन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सेकंड नंबर पे Cl है, थर्ड नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप है, फोर्थ नंबर पे OH है, और यहाँ पर आपको Br गिवन है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कहाँ से पास में आ रहा है, यहाँ से पास में आ रहा है 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 5 क्लोरो एंड 4 मिथाइल एंड हेक्सेन। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल, ठीक है, हेक्सेन 3 ऑल, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट है। उसके बाद इन द न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइज इनटू आयोडाइड इनटू आयोडेट। KMnO4 बोल रहा है कि आयोडाइड को आयोडेट में कन्वर्ट कर देता है ना, सबको पता है। और आपको ये भी पता होगा कि MnO4 माइनस खुद MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो पूछ रहा है कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज का कहाँ से कहाँ तक है। मैग्नीज यहाँ देखें तो प्लस का 7 है, यहाँ पर देखें तो प्लस का 4 है, प्लस 7 से प्लस 4 हो रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। उसके बाद 94 क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन दे रखी है 3O2 गिव्स राइज टू 2O3।
3O2 gives rise to 2O3. 3O2 gives rise to 2O3. ठीक है, इसके लिए बोला कि 298 केल्विन पे Kc इज फाउंड टू बी 3. Kc की वैल्यू आपको गिवन है 3 × 10⁻⁻59. ठीक है, और O2 का कंसंट्रेशन आपको गिवन है कितना 0.040 m, और O3 की कंसंट्रेशन पूछ रहा है. बहुत ही आसान है, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है ना. कैसे निकालेंगे आप लोग Kc कैसे निकालते हैं? Kc निकालने के लिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर O3 का स्क्वायर अपॉन O2 का क्यूब. ठीक है, Kc ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है 3 × 10⁻⁻59 इक्वल्स टू O3 का आपको निकालना है. ठीक है, इसको x मान लो, x² आपको निकालना है, और O2 का क्यूब. O2 का कितना कंसंट्रेशन गिवन है आपको 0.040 m. तो 0.040 m 0.040 इसको मैं 4 × 10⁻³ लिख दूँ, कोई दिक्कत है क्या? -2 इसका क्यूब करना है आपको. तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 10⁻² का क्यूब हो जाएगा 10⁻6, हो जाएगा 64 × 10⁻6. ठीक है, x² आपको निकालना है, ये मल्टीप्लाई होगा 64 3 जब 192 × 10⁻65. ठीक है, इसको आप उसमें कन्वर्ट करो 119.2 × 10⁻64, क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा. -64 का स्क्वायर क्या होगा -32 वाला ऑप्शन देख लो बेटा, कोई दिख रहा है आपको? तो -32 वाला ऑप्शन मुझे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है. ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका है करेक्ट आंसर. x = 4.3 × 10⁻32, दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, कॉपर क्रिस्टलाइज इन FCC यूनिट सेल विथ एज लेंथ ऑफ 3.608 × 10⁻8 सेंटीमीटर. सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आ गया है. ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कॉपर क्रिस्टलाइज हो रहा है FCC यूनिट सेल में. तो FCC के लिए Z की वैल्यू, ओ माय गॉड मार्कर वहीं रह गया, ढक्कन बाहर आ गया. देखो कॉपर क्रिस्टलाइज हो रहा है FCC यूनिट सेल में. देखो बेटा, इसमें अगर आप दिमाग लगाना चाहो तो दिमाग लगा लो, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस लेके एग्जाम में गए हैं तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. इसने पूछा कि कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर. तो अगर आप मेहनत करना चाहते हैं वहाँ पर तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. जिन बच्चों ने मेहनत की थी उनको मैं शाबाशी देता हूँ कि बेटा ऐसे ही मेहनत करते रहना और ज़िंदगी में कुछ मत करना, है ना. आपको जो है इसने क्या बोला कि कॉपर का आपने क्या निकालो, एटॉमिक मास निकालो. सबको पता कि कॉपर का एटॉमिक मास 63.1 होता है. तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका वैसे ही सही है. एटॉमिक मास थोड़ी चेंज होता है, क्यों यहाँ पर आप हार्डवर्क करेंगे. लेकिन फिर भी अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला आपको पता ही है, D = Z × M/Na × A³. सब आपको गिवन है. M आपको निकालना है, Z की वैल्यू 4 होती है FCC के लिए, निकाल लो, है ना. बाकी जो स्मार्ट बच्चे होंगे उन्होंने इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए सीधे आंसर टिक किया होगा. उसके बाद है द पॉल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ सल्फर गेट्स एनहेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. ये आपका यह है केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 11th क्लास का लास्ट चैप्टर, वहाँ से क्वेश्चन है. तो सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना बेटा, ये आपके रिड्यूसिंग फॉग जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, है ना. अब इसमें सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं वो पर्टिकुलेट मैटर के कारण भी उनका पॉल्यूशन बढ़ता है, ओजोन के कारण भी बढ़ता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कारण भी बढ़ता है. सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ाते हैं. हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का एनहेंसमेंट करते हैं. तो ऑप्शन जो है C ये इसमें गलत है. बाकी A, B, D तीनों सही हैं, है ना. A, B, D तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है. द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज. अच्छा, आपको दिया है साइनोबेंजीन या बेंजीन नाइट्राइल प्लस इसमें आपके रिएक्शन करा दिए. पहले तो LiLH4 से, फिर H2O से, फिर NaNO2 + HCl से, और लास्ट में H2O से. तो इसमें वैसे ही देख लो आप, NaNO2 + HCl बीच में आएगा. पहले आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से एमाइंस बनेगा. पहले क्या बनेगा, इससे एमाइंस बनेगा. एमाइन बनने के बाद आपने इसका रिएक्शन करा दिया किससे, डायजोनियम सॉल्ट से, NaNO2 + HCl से. ये डायजोटाइजेशन करेगा तो यहाँ पर आपका N2 + Cl- बन जाएगा. और फाइनल इसकी रिएक्शन
ये बनेगा आपका CH2NH2 प्लस Cl माइनस। फिर आप इसका H2O से रिएक्शन कराएंगे तो H2O से रिएक्शन कराने पे क्या होगा, Cl माइनस की जगह OH आ जाएगा, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Compound acts on heating with O3 followed by zinc and water gives formaldehyde and 2-methyl propanol as product. The compound is, ये आ गया आपका ओजोनोलाइसिस। क्या आ गया बेटा, ओजोनोलाइसिस। तो क्या क्या मिल रहा है आपको, फॉर्मेल्डिहाइड मिल रहा है, एक तो क्या मिल रहा है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड मिल रहा है। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, H डबल बॉन्ड O। दूसरा आपको क्या मिल रहा है, 2-मिथाइल प्रोपेनल मिल रहा है, 2-मिथाइल प्रोपेनल मिल रहा है, 2-मिथाइल प्रोपेनल, है ना, ये मिल रहा है। पूछ रहा है कि भी एल्कीन कौन है, कुछ मत करो, यहां से ये O हटा दो, यहां से ये O हटा दो और यहां पर हाइड्रोजन जोड़ दो, डबल बॉन्ड लगा दो, क्या बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3, 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूटवनीन, 3 मिथाइल कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूटवनीन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। बहुत आसान, डबल बॉन्ड O हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ। नेक्स्ट है आपका, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A प्रोडक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन A is 0.1 which becomes 0.001 after 5 minutes, rate constant for the reaction is। और भी किस में पूछ रहा है, मिनट इनवर्स में पूछ रहा है। तो मिनट इनवर्स में पूछ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको क्या निकालना होता है, आपको K निकालना होता है। तो K = 2.303 अपॉन T log R0/R, सब लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो K आपको निकालना है 2.3, टाइम आपको दिया हुआ है 5 मिनट्स, log R0 इनिशियल कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.1 और फाइनल कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.001 सही लिखा है मैंने, सही लिखा है मैंने। अब 0.001 है तो बेटा क्या करोगे आप, यहाँ से पॉइंट हटाओ, है ना, यहाँ लगाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ 3 लगाओ, ठीक है, 1 से 1 तो गया, ये बच गया आपका 10⁻²। तो K = हो जाएगा 2.3 अपॉन 5 log 10⁻², मतलब 2 log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है। 2.3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.3 × 2 कितना हो जाएगा 4.6 अपॉन 5, 5 9 जो 0.9, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है NiS2En2Cl2, NiS2O4En2 प्लस NiEn+3। तो यहाँ पर आप देखें तो En इथाइलिन डायमाइन बार बार रिपीट हो रहा है। इथाइलिन डायमाइन क्या है, एक बाइडेंटेड लिगेंड है। जितने ज़्यादा बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं उनका एनर्जी का डिफरेंस उतना ज़्यादा होता है, उनका एनर्जी का डिफरेंस उतना ज़्यादा होता है ना। तो द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, सबसे ज़्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्ब कौन करेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा इथाइलिन डायमाइन होंगे। तो सबसे ज़्यादा है NiEn3 में, फिर है आपके NiH2O2En2 में, और सबसे कम आपके होगा NiH2O4En+2 में, ठीक है। तो इसका जो है ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा NiEn3, मतलब कि सबसे ज़्यादा C वाला, फिर A वाला, फिर B वाला। ऑप्शन नंबर A जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ हमारा ये सारे क्वेश्चंस केमिस्ट्री का पोर्शन हमने सॉल्व करा दिया है। आपको किसी भी तरह का किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी पेपर को अच्छे से ऑब्जर्व किया है तो उन्होंने एक चीज़ देखी होगी कि NCERT अगर आपने बहुत अच्छे से करी है तो आप इस पूरे पेपर को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। आगे और वीडियोस भी आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।